फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इटमोलॉजी, जो बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल ऑफ इटमोलॉजी, कीट विज्ञान के आधार, उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि वर्ग इंसेक्टा किस समुदाय के अंतर्गत आता है। वर्ग इंसेक्टा किस समुदाय के अंतर्गत आता है? तो कह रहा है कि उत्तर होगा इसका कि वर्ग इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा समुदाय के अंतर्गत आता है। जो इंसेक्टा का वर्ग होता है या वर्ग इंसेक्टा जो होता है वो आर्थ्रोपोडा समुदाय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के कीटों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत होता है। विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं उसका अध्ययन किस प्रकार के कीटों के अंतर्गत होता है? तो वो कीट विज्ञान इटमोलॉजी के अंतर्गत होता है। वो कहाँ होता है? तो कीट विज्ञान इटमोलॉजी के अंतर्गत होता है। फिर कह रहा है कि एटमोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। एटमोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस में लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कीटों की कुल कितनी जातियाँ और उपजातियाँ पाई जाती है। भारत में कीटों की कुल कितनी जातियाँ एवं उपजातियाँ पाई जाती है। तो भारत में कीटों की 29,700 जातियाँ या उपजातियाँ पाई जाती है। यानी कि जो भारत में कीटों की जातियाँ है वो 29,700 है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि कीटों से संबंधित फाइलम का नाम लिखिए। कीटों से संबंधित जो फाइलम होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा। फिर कह रहा है कि भारतीय कीटों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। भारतीय कीटों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? कह रहा है कि भारतीय कीटों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड लिनियस, एकलर लिनियस, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे। तो भारतीय कीटों का जो सर्वप्रथम रिकॉर्ड है वो लिनियस के द्वारा 1758 में रखा गया था। 1758 में क्या हुआ था? रखा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि फैब्रिसियस वैज्ञानिक ने अपनी किस पुस्तक में 1000 भारतीय कीटों की जातियों का उल्लेख किया है। फैब्रिसियस वैज्ञानिक ने अपनी किस पुस्तक में 1000 भारतीय कीट जातियों का उल्लेख किया है। तो इसका उत्तर होगा कि एटमोलॉजिया सिस्टमेटिका में। किस में किया है? एटमोलॉजिया सिस्टमेटिका में किया था। कब किया था? तो 1792 से और 98 के बीच में उन्होंने क्या किया था? इन जातियों का उल्लेख किया था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि टिड्डे यानी ग्रासोफर किस संघ और कुल के जंतु हैं। यानी कि जो टिड्डे होते हैं वो किस संघ के और किस कुल के हैं। तो टिड्डे संघ आर्थ्रोपोडा के कीट और वर्ग के गण, आर्थ्रोपोडा के कुल एक्रिडिडी के जंतु हैं। यानी कि जो टिड्डों का संघ है वो आर्थ्रोपोडा है और कीट वर्ग के गण आर्थ्रोप्टेरा के। कुल कौन सा है उनका? तो कुल है उनका एक्रिडिडी के जंतु हैं। फिर कह रहा है कि टिड्डे की 3 प्रमुख जातियाँ लिखिए। यानी टिड्डे की प्रमुख 3 जातियाँ कौन कौन सी होती है? तो पहला आपका होता है क्या? तो सिस्टोसर्का अमेरिकाना। यानी टिड्डे की प्रमुख 3 जातियाँ होती है, जिसमें पहला है सिस्टोसर्का अमेरिकाना, दूसरा है आपका सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। क्या है? सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। और आपका अगला है सिरटाकेनेथ्रिक्रिस सक्सिनेटा। ठीक ना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि टिड्डे की देह भित्ति में बाहर से भीतर की ओर कितने प्रमुख स्तर होते हैं, इनके नाम लिखिए। यानी कि जो टिड्डे की देह भित्ति होती है, बॉडी वाल, बाहर से भीतर की ओर कितने प्रमुख स्तर होते हैं उनके नाम लिखिए। तो उनके नाम कौन कौन से हैं? तो उनका नाम है पला क्यूटिकल, दूसरा है हाइपोडर्मिस और तीसरा है आधार कला। क्या है? आधार कला। अगला क्वेश्चन है कि ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डे का शरीर किन किन भागों में विभाजित रहता है। तो जो टिड्डे का शरीर होता है, ये ग्रासहॉपर का शरीर होता है वो 3 भागों में विभाजित रहता है। कौन कौन होता है? पहला होता है आपका सिर, दूसरा होता है आपका वक्ष और तीसरा होता है आपका उदर। अगला क्वेश्चन है आपका कि टिड्डों के मुखांगों को सामान्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि टिड्डे के जो मुख होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो उनको हम 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कि चबाने या मैंडिबुलेट प्रकार के। ठीक ना। चबाने या मैंडिबुलेट प्रकार के मुख होंगे और दूसरा आपका होगा कि चूसक या चूसने वाले मुख। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रास हॉपर के वक्ष को कितने खंड में विभाजित किया जाता है, नाम लिखिए।
ग्रास हॉपर का मतलब क्या होता है, तो टीडा होता है। क्या होता है, ग्रास हॉपर का मतलब टीडा। कह रहा है कि उसके वक्ष को कितने खंडों में विभाजित किया गया है और उसका नाम लिखिए। तो देखिए इसका पहला है आपका अग्रवक्ष होता है, उसके बाद मध्य वक्ष, उसके बाद क्या होता है पश्च वक्ष। वक्ष का मतलब होता है छाती। क्या होता है, छाती। अगला प्रश्न है आपका कि वैज्ञानिक विधि द्वारा जंतुओं के विवरण को क्रमवार श्रेणियों में रखने की विधि का नाम बताइए। वैज्ञानिक विधि के द्वारा जंतुओं के विवरण को क्रमवार श्रेणियों में रखने की विधि कौन सी है, तो वो विधि है आपका जंतु वैज्ञानिक नामकरण। यानी कि जंतु वैज्ञानिक के नामकरण विधि के द्वारा ही जंतुओं को क्रमवार श्रेणियों में रखा गया है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि जंतु प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसको किया था आपका कार्ल वान लिनियस ने। क्या किया था, कार्ल वान लिनियस ने किया। अगला क्वेश्चन आपका कार्ल वान लिनियस की वर्ष 1758 में प्रकाशित पुस्तक का नाम लिखिए। जो कार्ल वान लिनियस की वर्ष 1758 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई थी उसका नाम लिखिए। तो उसका नाम है सिस्टेमा नेचर। क्या है, सिस्टेमा नेचर। अगला क्वेश्चन आपका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंतुओं का नामकरण किस ग्रंथ में होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंतुओं का नामकरण किस ग्रंथ में होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जंतु नाम पद्धति संहिता के स्तर पर क्या होता है, उनका नामकरण किया जाता है। किस स्तर पर होता है, किस ग्रंथ में होता है, तो वो ग्रंथ है अंतर्राष्ट्रीय जंतु नाम पद्धति संहिता, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आपका आर्थ्रोपोडा। क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि त्रिनाम पद्धति से क्या अभिप्राय है। जो त्रिनाम पद्धति है, एक होता है आपका द्विनाम पद्धति और ये क्या है हमारा त्रिनाम पद्धति। तो कह रहा है कि त्रिनाम पद्धति से आपका क्या अभिप्राय है, तो कह रहा है कि जंतुओं की कुछ जातियों में विभिन्न आबादियों के मध्य रहने के कारण कुछ असमानताएं हो जाती है। यानी कि जंतुओं की कुछ जातियों में विभिन्न आबादियों के मध्य रहने के कारण कुछ असमानताएं हो जाती है, तब हम इन्हें उपजातियां मान लेते हैं और इस उपजाति के लिए नया नाम निर्धारित करते इसे जाति के आगे जोड़ दिया जाता है। और ये जो विभिन्न प्रकार की जो जातियाँ होती है, जो असमानता के कारण पाई जाती है, उस उपजाति के लिए एक नया नाम निर्धारित किया जाता है और इससे जाति के आगे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है और इसे ही त्रिनाम पद्धति कहते हैं या ट्रिनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि कीटों के वर्गीकरण का अध्ययन कीट विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कीटों के वर्गीकरण का अध्ययन यानी कीटों को जो बांटते हैं तो उसका अध्ययन कीट विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो ये होता है आपका वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शाखा के अंतर्गत। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी जो शाखा होता है उसके अंतर्गत कीटों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि मकड़ी या तथा कीलनी संघ आर्थ्रोपोडा के किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो अरेकनिडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मकड़ी तथा कीलनी संघ के जो आर्थ्रोपोडा होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये अरेकनिडा के अंतर्गत आते हैं। फिर कह रहा है केकड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो केकड़ा जो होता है वो क्रस्टोसिया वर्ग के अंतर्गत आता है। क्रस्टोसिया वर्ग के अंतर्गत क्या होता है, केकड़ा आता है। अगला क्वेश्चन आपका कि मिलीपीड में प्रत्येक खंड में कितनी जोड़ी टांगे होती है। मिलीपिंड क्या होता है, एक प्रकार का मतलब जीव होता है या एक प्रकार का कीड़ा होता है। तो उसमें कह रहा है कि प्रत्येक खंड में कितनी जोड़ी टांगे होती है, तो 2 जोड़ी टांगे होती है। कितनी होती है, 2 जोड़ी टांगे होती है। अगला आपका कि टेटोरियम का मुख्य कार्य बताइए। तो टेटोरियम का मुख्य कार्य क्या है, तो हैंड कैप्सूल की दृढ़ता और मस्तिष्क की रक्षा करना किसका काम होता है, टेटोरियम का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन आपका किस कीट की मादा पंखहीन होती है। किस कीट की जो मादा होती है वो पंखहीन होती है, यानी कि उसमें पंख नहीं होता है। तो ये होता है आपका मैंगो मिलीबग कीट जो होती है उसकी जो मादा होती है क्या होती है, पंखहीन होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। विशेष करके ये वीडियो हम अपने साथियों के लिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था तो एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग तुरंत क्या हुए थे, घर चले आए थे, जिसके कारण बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो सीरीज लेने में क्या हो गए, असमर्थ हो पाए, यानी कि वो सीरीज नहीं ले पाए और वैसे ही घर चले गए। और उसके तुरंत बाद क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, जिस कारण से बहुत सारे दोस्तों के पास बुक नहीं है
अतः मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो दोस्त हैं वो पढ़ाई कर सकें।